हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन का ये सीरीज चल रहा था, जिसमें हम बीपीएससी के को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 20 वर्षों में, उस उन सारे प्रश्नों का सब्जेक्ट के अनुसार हम उसका व्याख्या सहित यहाँ पे मैं उसको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो एक वीडियो मैंने अब पहले भी अपलोड कर दिया है, जो अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास का, उस मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से भी उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम जीव विज्ञान आज करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जीव विज्ञान करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न पिछले 20 वर्षों में बीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कैसे? तो एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं। इस ये अंतःस्रावी होता है, यानी कि मतलब अंदर ही अंदर ये मतलब निकलता है। इसको इंडोस्क्राइन बोलते हैं। यह हार्मोन एक प्रोटीन है। ठीक है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इंसुलिन जो है वो ये इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है? तो एक प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन हार्मोन जो यह हार्मोन जो है एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं? ठीक है। तो एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो ये आपको पेनिसिलिन हो जाएगा, एस्प्रिन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन यानी कि ई होगा इसका, मतलब एक से अधिक। देखते हैं कौन कौन सा होगा इसका। तो पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभिष्ट उत्तर ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बता दिया। एस्प्रिन नहीं होगा। एस्प्रिन जो नहीं होगा, यहाँ पे पेनिसिलिन होगा और सल्फाडायाजिन होगा। ठीक है। बस ये दोनों ही होगा, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ये चावल है। ठीक है। ये बीपीएससी 63वीं बीपीएससी 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। उपयुक्त विकल्पों में से चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके चावल में लगभग 22.5 ग्राम 22.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में जो चावल होता है 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल में 90% कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन का मतलब ये होता है कि कीटों की वृद्धि करने का जो ज्ञान होता है, कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है, ठीक है, उसको कीट संवर्धन कहते हैं। कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र होता है एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्न में से अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। कैसे? तो जेनेटिक्स जो होता है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जो जीन होता है, अनुवांशिकता जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, और विचरण का अध्ययन किया जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं कि लौंग जो होता है, लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जो लौंग होता है ये होता है शुष्क पुष्पकली होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लौंग जो होता है वो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पादप कली जो है वो क्या है? पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान वनस्पति में किसी अविकसित प्ररोह
यानी कि इम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष यानी कि एक्जाइल पे या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो नमक मिट्टी युक्त में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट बोलेंगे। हेलोफाइट उसको बोलते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। जीरोफाइट होता है, तो जीरो का हमेशा स्पेलिंग ZERO नहीं होता है, XERO, और XERO जिस चीज़ में लग जाए समझ जाइएगा कि वो सूखा हुआ है। ठीक है, सूखा में XERO यानी कि जेरो। तो जीरोफाइट जो होता है वो मरुस्थल में उगता है। हाइड्रोफाइट जो होता है वो हाइड्रो से जल, तो ये जलीय पौधे को बोला जाता है हाइड्रोफाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट बोलते हैं। ठीक है, कैसे? तो लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो EEG होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है, और यहीं ECG पूछ ले तो ECG हृदय के लिए होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। EEG मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। कैसे? तो वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नौ डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नौ डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पे आधारित है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि DNA की खोज किसने की? ठीक है, DNA की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन और हरगोबिंद खुराना। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि DNA का जो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की थी। ये गलत है। ठीक है, वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में DNA का जो हेलिक्स मॉडल होता है ना, कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में DNA का जो पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। DNA की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये DNA उत्तरदायी है। आनुवांशिक लक्षण को कौन वाहक होता है? तो ये DNA होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में जमा ऊर्जा होती है एक ग्लाइकोजोन के रूप में। यकृत जो लीवर होता है और मसल्स में ऊर्जा जो जमा रहती है उसको ग्लाइकोजोन के रूप में जाना जाता है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसी में का एक्सप्लेनेशन है। जो एक सरल शर्करा है या अवशोषित होकर रक्त से जो ग्लूकोज जो होता है एक सरल शर्करा है, यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः जो ग्लूकोज और ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में 70% लगभग पानी होता है। ठीक है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है वो जल से बना हुआ है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग दो तिहाई यानी कि 70% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो विटामिन प्रतिस्कंद विषों के
प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया था विटामिन के को। कैसे? तो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक जो एंटीटोड होते हैं के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी यानी कि एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। वो मतलब कि ये क्या होता है कि रक्त को जो विटामिन के होता है वो रक्त को थक्का करने में सहायक भी होता है। ठीक है, तो उसी को रुधिर स्रावरोधी, जैसे कि कट जाता है कहीं पे कट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग जो होने लगता है, तो ये यही विटामिन यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये विटामिन यही काम करता है। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगर ये विटामिन के की कमी है तो ऑपरेशन अगर किया जाता है तो जो ब्लीडिंग जो होता है वो नहीं रुकता है। इसी वजह से डर रहता है ऑपरेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गैकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं किस विटामिन को? विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। कैसे? तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, याद रखिएगा, D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है, D2 डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित कहाँ पे रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन जो ए जो है वो यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है, ये विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है? वो भंडारित होता है। कैसे? तो मानव शरीर में यकृत में जो विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये पूछ देता है कि ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल जो हो जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, ये गलत है। टेकोफेरल जो बेरी बेरी होता है ये सही है। साइनोकोबामिलिन जो से रक्त अल्पता, ये गलत है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा कभी पूछेगा कि रक्त अल्पता जो होता है वो मतलब विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन डी जो कोलिकैल्सिफेरॉल D3 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो रिकेट्स होता है वो D3 तथा D2 की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टेकोफेरल की कमी से होता है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो रेटिनॉल जो होता है वो जीरोफ्थैल्मिया होता है, ये सही है। टेकोफेरल जो होता है वो बेरी बेरी, ये गलत है। कोबालेमिन जो होता है रक्त अल्पता, ये सही है। और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स से ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से गलत नहीं चूज करना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी जो होता है कॉड यकृत तेल होता है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल होता है, विटामिन के अल्फाल्फा होता है। देख लेते हैं इसका आंसर। इसका ऑप्शन आंसर जो दिया है ई दिया है। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड युक्त यकृत जो तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के क्या है? समृद्ध स्रोत है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में मिलता है। और कॉड यकृत तेल जो होता है विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है।
गेहूं अंकुर तेल जो होता है, व्हीट जर्म ऑयल जो होता है, वो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा जो है विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथापि इसमें विटामिन बी 1 भी बहुत कम मात्रा में होता है, अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर, यानी कि सभी के सभी सही होंगे। कैसे? तो विटामिन बी 1 भी है होता है, ये भी संतरा में अल्प मात्रा में पाया जाता था, ये भी सही है। विटामिन डी जो होता है ये भी कॉड यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई जो है वो गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, और विटामिन के जो है एल्फाल्फा। तो इसलिए क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है कितना, वो है B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ग्रोथ के लिए विटामिन B12 आवश्यक होता है, तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु जो बैक्टीरिया भी है इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि अगर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। रक्त एक जो है वो ये पूछता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। यानी कि ये तरल संयोजक उत्तक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों को नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। शरीर का जो भार का लगभग 7 से 8% उसका खून होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? तो स्फेरोमीटर दिया है, अनीमोमीटर दिया है, स्फिग्नोमीटर दिया है और एममीटर दिया है। तो रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं वो स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। कैसे? तो मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg होता है। Hg यहाँ पे पारा होता है, ठीक है। तो Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्त दाब को डॉक्टर स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो लगभग 1200 सीसी, ठीक है। 1200 सीसी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है ब्रिक से, यानी कि ब्रिक का मतलब यहाँ पे किडनी से। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है कि ब्रिक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव ब्रिक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ब्रिक से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में पाया जाता है। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म यानी कि पेप्टाइड प्रोटीन है, सूक्ष्म पेप्टाइड है यानी कि प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो ये इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। आगे का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु के जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने
और शिशु द्वारा दुग्धपान यानी कि लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों को अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जो कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करती होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक यानी कि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो कोशिका शक्ति स्रोत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। भ्रूण किस में मिलता है। जो भ्रूण होता है वो मिलता है बीज में मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो इसका आंसर है ई दिया हुआ है यानी कि जो क्लोरामेफेनिकॉल जो है एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है, जिसका उपयोग जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फा गुआनिडीन का एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए यानी कि इसमें से दो होगा, यानी कि एक ये वाला हो जाएगा क्लोरामेफेनिकॉल और एक होगा सल्फा गुआनिडीन। ठीक है, दोनों प्रतिजैविक औषधि है। टाइफाइड तथा कॉलरा का विशिष्ट उदाहरण क्या है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा जो है जलजन्य रोगों में आते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा जो होता है कलरा जलजन्य रोगों का उदाहरण। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का है सल्मोनेला टाइफी तथा कलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य में विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत प्रभावित होता है। कैसे। तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः जो यकृत ही प्रभावित होता है। तो यकृत क्या है। तो लीवर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एक मुख्य पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो खाद्य विषाक्तन यानी कि एफ्लाटॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं ओंकोजिन संबंधित है। तो ओंकोजिन किससे संबंधित है। तो जो ओंकोजिन होता है वो कर्क रोग से संबंधित है, यानी कि कर्क रोग को ही अंग्रेजी में हम लोग कैंसर बोलते हैं, कैंसर से संबंधित है। ओंकोजिन एक असामान्य जीन है जो कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सक्रोमा वायरस का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं रक्त कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है। तो इसका फास्फोरस 32 होगा। ठीक है, और रोकथाम एक और कोबाल्ट 60 भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ई है। रेडियो फास्फोरस P32 यानी कि ये फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये रक्त कैंसर जो ल्यूकेमिया है रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32 होगा। और यहाँ पे तो ऑप्शन में चूँकि आयोग ई ही चेक करवाया हुआ है, लेकिन कोबाल्ट 60 जो होता है ये जो होता है ट्यूमर कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर कैंसर जो होता है उसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस 32 जो होता है वो ल्यूकेमिया जो रक्त जो होती है बीमारी उसमें ये इसे फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा क्योंकि ये आयोग ने ई चेक करवाया है ये दोनों को। ठीक है,
फास्फोरस 32 जो होता है वो ल्यूकेमिया में रक्त मतलब प्रयोग होता है, और कोबाल्ट 60 जो होता है ट्यूमर कैंसर। ये दोनों कैंसर में ही होता है, दोनों कैंसर में ही इसका वो होता है। और आयोडीन जो 131 होता है, ये आयोडीन जो होता है आयोडीन 131, ये थायराइड कैंसर जो होता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो सोडियम जो 24 है, और सोडियम 24 का जो जो रक्त का जो सर्कुलेशन होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसका उपचार में इसको सोडियम 24 को किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीव्रता। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। तो आयनीय विकिरण जो होता है वो कर्क रोग को उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये दिया हुआ है कि आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सहज प्रणाली का परिवर्धन। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रणाली की जो स्वपोषी क्रिया होती है वो परिवर्धन का सिद्धांत है। ठीक है। सहज प्रणाली जो होती है, सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का वह भाग है का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम जो है, टेम्परेचर जो है वो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस का भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से यानी कि सफलिंग से। तो ये उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन के से अनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। जो अंतःपात्र में कौन बनाया डीएनए को, तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये 14 नवंबर, जिस दिन हम लोग बाल दिवस मनाते हैं ना, उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं खुद से विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, वो है माइकोप्लाज्मा होगा। वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो ये HIV एड्स के लिए कार्यरत है। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित AVAHAN आह्वान की शुरुआत 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम मानव का जो हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया था। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हुक ने किया था। एंटोनी वैन ल्यूहेन हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है।
इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से सूक्ष्म जीवाणुओं की पहचान की। नेक्स्ट देखते हैं कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व जो होता है वो वायु प्रदूषक होता है। कणीय तत्व यानी कि पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों को एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों को पानी से ऊपर किससे जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू से। पानी यानी कि जल, ठीक है, जहाँ भी आ जाए पौधों में जल, तो ज से जल और ज से जाइलम। तो ये एक ट्रिक हो गया याद रखने का, ज से जल और ज से जाइलम। नेक्स्ट देखते हैं, तो जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक, वैस्कुलरी टिश्यू जिसको बोला जाता है, वैस्कुलर टिश्यू, उसके द्वारा मतलब ले जाया जाता है जल को विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान क्या है, तो वो तो फ़ारेनहाइट पे होगा 98.6, ठीक है, लेकिन सेल्सियस डिग्री पे होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट से उसका मान 98.4 फ़ारेनहाइट, लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं वो कौन से ग्रुप होता है ब्लड का, तो ब्लड ओ होता है, ओ ग्रुप होता है। ओ वर्गधारी सभी व्यक्ति वर्गधारी, वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए बी वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। ए बी जो है यूनिवर्सल मतलब रिसीवर है, ये कोई भी ये ले सकता है, ए बी वाला किसी का भी ले सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहते हैं, ठीक है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, कशेरुक रज्जु में तंत्रिकाएं निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने दांत, तो ये 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक ही बार पैदा होते हैं। तो अपने मतलब दांतों का ख्याल रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो 8 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन जो 206 अस्थियां होती है, कपाल में 8 होती है, यानी कि वही खोपड़ी में 8 होती है। मुख में 14 हड्डियां होती है, कंटिका में 1 होती है और कान में होती है 6। और सबसे छोटी हड्डी वही कान की होती है, स्टीपिज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोला जाता है। और वो मजबूत भी होती है, लेकिन सबसे मजबूत जबड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, ठोस होती है, कीलक होती है। तो ये होती है क्या, खोखली होती है। मनुष्य शरीर के जो पैर की जो हड्डी होती है वो होती है खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 206 होती है। जो मानव शरीर को 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बढ़ती होती है, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो ये पहला दिया हुआ है निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णावंशिया, सामने वाले चपटे दंत कृंतक जिसको इंसीजर्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अवशेषीय अंग कौन सा है, बाकी ये जो है निक्टेटिंग पर्दा ये भी अवशेषीय अंग है, कर्णपाली की कर्णाव मांसपेशियां भी अवशेषीय है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये भी अवशेषीय होता है। तो इसमें सामने वाले दांत चपटे जो दांत कृंतक होते हैं, जो इंसीजर्स होते हैं, ये जो होते हैं ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं। जीवधारियों में
अकारकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता था। उदाहरणार्थ मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूपी परिशेषिका, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एवं आँख की निमेषक झिल्ली, जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन परिशेषिका, शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो ये एंजाइम है। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को ये क्या करता है, तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम यानी कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यानी कि स्किन, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इंसुलिन जो है एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 60% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो 60 क्वेश्चन है, ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है जल। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो दिया हुआ है ई। हम एक्सप्लेनेशन ही पढ़ देते हैं। आधुनिक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया जो होती है अंडवाहिनी में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब जिसको बोला जाता है उसमें होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन क्रिया द्वारा। नर युग्मक जो मतलब जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, स्त्री के जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु यानी कि डिंब वाहिनी, जिसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है, नली में अंडाणु को निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक मनुष्य के पूर्वज कौन सा है, तो आधुनिक मनुष्य के जो पूर्वज हैं वो क्रोमैग्नॉन मनुष्य हैं। क्रोमैग्नॉन जो आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल से सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए चित्र भित्त प्राप्त होते हैं। जो वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। नेक्स्ट देखते हैं कि विकास का मुख्यतः कारक क्या है, तो विकास का मुख्यतः कारक प्राकृतिक वरण है, ठीक है। प्राकृतिक वरण है विकास का मुख्यतः कारण। कैसे, तो आज के विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति का अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, सेरिबलम, तो और क्या है ऑप्शन, कशेरुक रज्जु में और तंत्रिका कोशिका। तो इसका आंसर जो होगा वो जो नियंत्रण जो होता है कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है
कशेरुक रज्जु में होता है मेरा रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ओब्लागेंटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विकास का कारण क्या है। तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। तो एसिटिलीन है और एथिलीन है, बी और डी दोनों दिया हुआ है। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो ये इन दोनों से मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इन दोनों से मिलता है, बीजों से मिलता है और तना से मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलने से बनता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर का ताप बढ़ जाता है, या फिर वे श्वास नहीं ले पाती है और वे जल के नीचे, वे जल में नहीं चल पाती है। तो इसका आंसर होगा वे श्वास नहीं ले पाती है, क्योंकि मछलियों के पास एक गिल्स होता है जिसके द्वारा वो जल में सांस लेते हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी की भार की तुलना में लगभग 0.5 to 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर यह सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य दूसरे सदस्य को किस प्रकार पहचानते हैं। तो गंध के द्वारा ये एक दूसरे को पहचानते हैं। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। यह दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। नेक्स्ट है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में लोहा होती है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में, जो लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डायलिसिस बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में एक रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसको शुगर का लोग बीमारी बोलता है, वही हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। एड्स रोग का कारण है जो विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है। तो एड्स है। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XS क्रोमोसोम यानी कि लिंग निर्बाधक
लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक्स जो है वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम से उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं, जबकि पुरुष जो है पुरुष रोग ग्रस्त हो जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है वो मिलती है कहाँ से? वो मिलती है एक पेड़ से अभिक्रिया के द्वारा। एस्पिरिन और एंटी पायरेटिक यानी कि ज्वरहर, ये एस्पिरिन जो है वो ज्वर का दवा है, बुखार का दवा है, वेदना निवारक का कार्य करते इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ये नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी कि पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। हरे पादप स्वपोषी होते हैं। हरे पादप स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश यानी कि पर्णहरित क्लोरोफिल, CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सब महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पूरा पौधा बनता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन सा? सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो है सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड यानी कि सिकोवा सेम्परविरेंस या सिकोवा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा जो है एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिक क्या होता है कि प्रोटीन होता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% होती है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना को जो हम लोग गन्ना का बीज नहीं डालते हैं, उसका तना को काट करके डाल देते हैं। कैसे? तो गन्ना का कायिक प्रवर्धन जो होता है वो डाली, कलम या पेड़ी द्वारा ही होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली जो कलियां का पुनः अवशोषण करना पड़ता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रैप्सेलिया के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल जो होता है रैप्सेलिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1828 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सर्वसम्मति दिया गया? तो ये जीन संश्लेषण के लिए उनको सर्वसम्मति दिया गया। नेक्स्ट देख लें, हरगोबिंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कांड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन सी है?
तो हास्य गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? आर्कियोपटेरिक्स जो है वो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोपटेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीयों को भारतीय एक रोग से मरते, इसकी पहचान करें। ये जो है क्षय रोग यानी कि टीबी से मर जाते हैं। भारत में क्षय रोग वर्ष 2016 में 4,23,000 लोगों की मृत्यु हुई। क्षय रोग का कारण जीवाणु है, जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है? तो सबसे मीठी जो है वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड जो होता है वो सबसे मीठा होता है। मटर क्या है? तो मटर क्या है? शाक है कि पुष्प है कि झाड़ी है कि उपरोक्त में से कहीं नहीं? तो मटर क्या है? एक शाक है। मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अर्पणा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य जो है प्रजातियां हैं। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन प्रवाहित थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी सी एक सेकेंड। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है, और यह हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मानव एवं अन्य जीव तो सर्वाहारी होता है। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता होता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और प्राथमिक उत्पादक होते हैं पौधे होते हैं। चलिए, इस लेक्चर में बायोलॉजी का पूरा सेगमेंट ये ख़त्म हो गया, जो 20-25 सालों में BPSC ने पूछा है। तो इसको मैंने कवर करवा दिया बायोलॉजी का। बहुत जल्दी ही अगला वीडियो आएगा दूसरे सब्जेक्ट्स का। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताते रहिए कि आप लोगों को सीरीज़ अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो पे व्यूज बहुत कम गया है, और ना ही किसी ने उसको बहुत कम शेयर भी हुआ है। तो आप लोग उसको शेयर कीजिए, और इतना मेहनत करके बना रहा हूँ तो एक लाइक कर दीजिए। एक अपनी अच्छी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।